हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान और ये बाल मनोविज्ञान का हमारा छठा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर होगा। क्योंकि इसी नोट से पढ़कर मैंने भी इस सुपर टेट में 128 नंबर गेन किया है, और आप भी इसी नोट्स के सहारे अगर आप पढ़ेंगे इस नोट्स को तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्मरण करने की विधियाँ। इसके पहले हमने स्मरण क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था, और मेमोरी के कितने प्रकार हैं हमने ये सब चीज़ें देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्मरण की विधियाँ, यानी कि पूर्ण विधि क्या होती है, खंड विधि क्या होती है, और मिश्रित विधि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और बनते रहेंगे। तो चलिए, और उसके पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कि नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें सच्चाई हैं। जैसे आप लोगों को आजकल व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग यूपी के बारे में। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग के मुख्य प्रस्ताव में जिसमें दिया है कि यूपी टेट का फॉर्म सितंबर 2022 में आएगा। फिर उसी तरीके से 4 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षा मित्र बनेंगे प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक। फिर आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले बीएडओ के लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म जुलाई 2022 में होगा। देखिए, ये न्यूज़ तो सही है, ये जो न्यूज़ है ना, क्योंकि बीएड वाले बच्चे खुद कोर्ट गए थे। क्योंकि क्या होता है कि जिन्होंने भी बीएड किया है और उसके थ्रू उनको 69,000 वैकेंसी में सिलेक्शन मिला है, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? ये ब्रिज कोर्स कुछ और नहीं होता, इसमें ये सिखाया जाता है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ये सिखाया जाता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग जो बीएड जो बच्चे करते हैं, उनमें छोटे बच्चों को तो पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, और डीएलएड में सिखाई जाती है, क्योंकि उन लोग का टीचिंग प्रोग्राम चलता है एक महीने, मतलब तो इस तरीके से, तो इसीलिए हम लोग को ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना है। लेकिन अभी तक हम लोग किए नहीं, और इसलिए भाई और ये करना ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे को ऑलरेडी कोर्ट में चले गए कि भाई हमें ये ब्रिज कोर्स करना है। मतलब बच्चे ही चले गए, सरकार इतनी जागरूक नहीं है जितने बच्चे जागरूक हैं। तो बच्चे ही कोर्ट चले गए, मतलब जितने भी लोग सेलेक्ट हैं, जितने भी टीचर सेलेक्ट हैं, वो चले गए। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें तो मतलब बिल्कुल सही हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि प्री प्राइमरी स्कूल होंगे स्मार्ट और लगेंगे स्मार्ट बोर्ड। ये तो मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि जब तक आपकी नियुक्ति होगी, हो सकता है कि आप लोग आएंगे और डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे। हम लोग तो अभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग डिजिटल बोर्ड पे सीधे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये सब चीज़ें हैं ही हैं। और प्री प्राइमरी स्कूल होंगे, ये सब चीज़ें से भी सही है। और ये जो चीज़ें हैं, आपका जो 51,112 प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना है। केंद्र की अनुमति लेकर जारी होगा विज्ञापन। देखिए, इसमें केंद्र की जो अनुमति के मतलब ये है कि ऑलरेडी ये मैटर चला गया है कोर्ट में। कोर्ट में सरकार ने हलफनामा डाला था कि मेरे पास 51,000 भर्ती है। ठीक है, उसके बाद से अब सरकार कह रही है कि मेरे पास कोई वैकेंसी ही नहीं है। मैंने छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, बराबर है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है, तो इस तरीके से अब सरकार क्या रही है कि भाई हम केंद्र से परमिशन लगा के लेके और इन भर्तियों पे विज्ञापन जारी। तो देखिए, इस बारे में सत्यता भी है और कुछ चीज़ें सही भी हैं। ठीक है, जैसे एनसीएफ 2022 के अनुसार परिषदीय विद्यालय में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। तो ये भी चीज़ें सही हैं आपका, इस पर सरकार काम कर रही है। तो मतलब इसमें मान के चले कि 90% चीज़ें जो हैं वो सही हैं। जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जून 2022 तक, तो मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि इसमें टीचरों का ट्रांसफ़र चल रहा है, इस वजह से भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो जून तक इन लोगों का जितनी भी ट्रांसफ़र प्रक्रियाएँ हैं, ये सब पूरी हो जाएंगी। उसके बाद से देखा जाएगा कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। तो इस तरीके से मतलब मान के चलिए कि वैकेंसी आपकी बहुत खाली है और चीज़ें बहुत चीज़ हैं, लेकिन देखिए अब क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब सोचा कि मैं इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोग परेशान हैं तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्मरण की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ मेमोरी। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पहला पढ़ेंगे पूर्ण विधि। कुल मिला के 8 मेथड हैं। ठीक है, 8 मेथड है इसमें, इसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे दोषपूर्ण विधि क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, यानी विस्मरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग का ये जो टॉपिक है स्मरण और विस्मरण, ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली विधि है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि क्या होती है, यानी होल मेथड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक
कोई आदमी या कोई व्यक्ति क्या होता है कि या कोई बच्चा ही मान के समझिए कि एक बार में पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ लेता है, फिर उसके बाद से चीज़ों को स्मरण करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है कि इसके एग्जाम्पल है बड़े बच्चे। बड़े बच्चे मतलब क्या, जो मैच्योर बच्चे हैं, जो मैच्योर जिन्होंने ग्रेजुएशन या 10th-12th पास कर लिया है वो बच्चे और बुद्धिमान लोग पहले क्या करते हैं, कोई भी बुक लाते हैं ये लोग और क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि पूरे बुक को एक बार अच्छे से कायदे से पढ़ लेंगे। उसके बाद से शुरू से लेकर पाठ को शुरू, फिर उसके बाद से एक बार पहले सरसरी निगाह से पढ़ लिया पूरे होल सब्जेक्ट को। उसके बाद से फिर हम लोग स्मरण करते हैं। ये होती है क्या, पूर्ण विधि यानी कि होल मेथड। ठीक, दूसरा होता है खंड विधि। खंड विधि में क्या होता है, यानी कि पार्ट मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है खंड विधि यानी कि क्या है, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज तोड़कर, यानी पूरे पार्ट को यूनिट वाइज या पैराग्राफ वाइज। जैसे हम लोग नहीं कि भाई मोटी बुक है, मान ली 300 पेज की बुक है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पहले 10-10 पेज करके याद करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब पूरे पार्ट को खंड वाइज या पैराग्राफ वाइज मतलब बांटकर और क्रमानुसार खंडों को याद करना। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा सहायक होता है, लेकिन इसका दोष बस यही है कि इसमें पूर्व की चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक यूनिट पढ़ा, या मान लीजिए कि आपने कोई 2 पैराग्राफ कोई बुक पढ़ लिया, ठीक, फिर आगे आप तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू किए, तीसरा चौथा पांचवा पढ़े और इसको याद करना शुरू किए, तब तक ये मेथड क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। हालांकि भूलेगा तो पूर्ण मेथड में ही, लेकिन इसमें जो भूलने की दर है वो तेज है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि उस बुक को पूरा करने में आपको काफ़ी समय लगता है। तो रिवीजन में क्या होता है, रिकॉल में आपके अंतराल बढ़ जाता है। इस वजह से इसमें चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी भूलती जाती हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। फिर आता है तीसरी विधि आती है मिश्रित विधि यानी कि मिक्स मेथड। इसमें क्या होता है कि चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से चैप्टर को क्या करते हैं, खंडों में बांट लेते हैं। ठीक, पहले वाले में क्या था, पूर्ण विधि में कि पूरा एक बार पढ़ लेते थे, उसके बाद से याद करते थे। खंड विधि में क्या था कि चैप्टर को खंडों में बांट लेते थे, उसके बाद से याद करते थे। इसमें क्या है कि इसमें पहले चैप्टर को, इसमें तीन चरण है। पहला चरण ये है, इसमें 3 चरण है। इसमें पहला चरण ये है कि पहले चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उस चैप्टर को खंडों में बांट लेते हैं, ठीक है, और खंडों में बांट कर याद करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर से पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं। यानी कि ये क्या है, इसमें 3 चरण का प्रयोग किया गया। पहला चरण क्या है, इसमें चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे चरण में क्या है कि उस चैप्टर को खंडों में यानी पार्ट वाइज बांट लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि फिर से पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं। ये होती है क्या, मिश्रित विधि यानी कि मिक्स्ड मेथड। अगला होता है प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि क्या है, प्रोग्रेसिव मेथड क्या है कि इसमें क्या कि पहला खंड याद कर लिया, फिर दूसरे पार्ट को याद करना और पहला रिवीजन करना। ये होता है क्या, प्रोग्रेसिव मेथड। और जैसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये मेथड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये मेथड क्योंकि इससे क्या होता है कि पहले क्या करते हैं, पहले हम खंड को याद कर लिया, फिर दूसरे पार्ट को याद करना और फिर पहला को रिवीजन करना। जैसे हम लोग करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे आज का करंट अफेयर पढ़ाना है तो मैं कल का करंट अफेयर पहले रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद से मैं क्या कराता हूँ कि आज के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो कल पढ़ा उसको हमने आज रिवीजन कराया, उसके बाद से हम आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये जो हम लोग जो विधि अपनाते हैं हम लोग, वो कौन सी विधि थी हम लोग करंट अफेयर पढ़ने की। तो हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ने की विधि है वो प्रगतिशील विधि है यानी कि प्रोग्रेसिव मेथड है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि हम तीसरे खंड को याद किए तो पहले और दूसरे खंड को रिवाइज करेंगे, यानी जैसे ही हम कोई अगला खंड याद करेंगे तो पिछले खंड को हम पहले रिवीजन करेंगे। यही तो हम करते हैं ना करंट अफेयर में। तो ये होती है क्या, प्रगतिशील विधि यानी प्रोग्रेसिव मेथड। और इसका प्रयोग कर करता है तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनको मतलब अच्छे से चीज़ों को याद करना है और लंबे समय तक अपनी मेमोरी में बैठाना है, वो इस मेथड का यूज करते हैं। अब आता है सक्रिय विधि यानी कि सक्रिय विधि, स्वर विधि या उच्चारण विधि। इसका प्रयोग कौन करता है, तो इसका प्रयोग होता है बच्चों के लिए। यानी बच्चों के लिए क्या इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को बोल कर याद कराया जाता है, ठीक है। यानी बच्चा जैसे कोई टेबल पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि आप कभी टीचर बन जाएंगे जब, और जब आप बच्चों को टेबल याद करना है तो क्या कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2,
टू टू जा 4, इस तरीके से वो पढ़ते हैं। क्यों क्यों वो बोल बोल के पढ़ते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो उनके उच्चारण में सुधार होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है कि उनको याद होता है। पहला क्या हुआ, सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है कि उच्चारण में उनका सुधार होता है, फिर उनको याद होता है, उनको एक लय मिल जाता है, तो उससे उनको चीज़ों को जल्दी वो याद कर पाते हैं। यानी ये जो सक्रिय विधि या स्वर विधि होती है, यह बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे इसी का प्रयोग हम लोग बच्चों को कोई चीज़ याद कराने में प्रयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों को याद कराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि होती है ये सक्रिय विधि, स्वर विधि या उच्चारण विधि। आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है निष्क्रिय विधि, यानी कि पैसिव मेथड। इसमें क्या होता है कि मन में याद करते हैं, यानी चीज़ों को मन में हम लोग याद करते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं, बड़े व्यक्ति यानी परिपक्व इंसान क्या करता है, चीज़ों को याद करता है मन में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई बुक पढ़ते हैं तो हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़ते ना, जैसे हम लोग को टेबल याद करना है तो हम लोग तो नहीं ना मेज कुर्सी लगा के 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस तरीके से चिल्ला के पढ़ेंगे, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मन में चीज़ों को याद करते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम मैच्योर इंसान हैं और हमें अब वो उच्चारण विधि वाली चीज़ें हमें यूज नहीं करना है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग परिपक्व हो चुके हैं, यानी परिपक्व व्यक्ति इस विधि का प्रयोग करता है। किस विधि का? तो निष्क्रिय विधि का, ठीक है। उसी तरीके से होता है सतवां हमारा रटने की विधि। कुछ लोग होते हैं कि रटने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको कुछ भी दे दो वो फटाक से रट लेते हैं, बिना चीज़ों को समझे, बिना चीज़ों को जाने। जब भी मैं रटने की विधि में सोचता हूँ तो मुझे 3 इडियट की मूवी याद आ जाती है, और उसमें एक बंदा रहता है, क्या उसका नाम रहता है, मुझे नाम नहीं मालूम उसका, लेकिन वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसका जो स्पीच लिखा जाता है उसमें क्या होता है, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, और चूंकि वो समझता नहीं है, वो सीधे चीज़ों को याद कर लेता है, इसलिए वो चीज़ों को बिना विचारे बिना सोचे उस चीज़ों को याद कर लेता है, इसलिए वो बेचारा फंस जाता है। तो इसमें क्या होता है, रटने की विधि में क्या होता है, यानी मेथड ऑफ क्रैमिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। इसका दोष क्या होता है कि इसमें दोष होता है कि बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, यानी कि आपने याद तो किया लेकिन वो आपसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कोई कनेक्शन नहीं बिठाया, उसको याद करने के दौरान उसमें कुछ समझा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि भाई रटने की विधि में क्या होता है, सातवां है हमारी रटने की विधि, यानी मेथड ऑफ क्रैमिंग। इसमें क्या होता है कि बिना सोचे समझे विचारों को याद कर लेना जाता है, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसका मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो उसको स्पीच लिखा जाता है कि उस स्पीच पढ़ने के लिए वो फंक्शन में कोई बहुत बड़े नेता आए रहते हैं उस कॉलेज में, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में एक स्पीच लिखवाता है वो कि आप हमें लिख दीजिए शुद्ध हिंदी में और मैं उसको याद करके सुना दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जो आमिर खान होता है उसके कैरेक्टर उसके जो स्पीच होता है उसमें कुछ फेरबदल कर देता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझता नहीं है, वो चीज़ों को जो चीज़ों ये याद करता है उसको उस पर वो विचार नहीं करता है, इसलिए उसका पोपट बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रटने की विधि यानी मेथड्स ऑफ क्रैमिंग में क्या होता है, बिना सोचे समझे विचारों को याद कर लेना ही क्या होता है, रटने की विधि। यानी मतलब कि बस ऐसे ही रट गए, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम उसको रट गए, ये होती है क्या, रटने की विधि। इसका दोष क्या होता है कि इसका दोष ये होता है कि बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं आपकी, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक। फिर उसी तरीके से हमारा अगला है विचार विधि। विचार विधि क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लिंक लगाकर चीज़ों को याद करता है इंसान, यानी कि इसमें लिंक लगाकर चीज़ों को याद करना क्या होता है, विचार विधि होता है, ठीक। और ये आप लोग समझ गया। अब आते हैं हम लोग का स्मरण की विधियाँ हम लोग का कंप्लीट होगा, यानी 8 स्मरण विधियाँ हैं और 8 स्मरण विधियों को हमने देख लिया। अब आएंगे विस्मरण विधि, यानी फॉरगेटिंग विधि क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में, विस्मरण क्या होता है, फॉरगेटिंग क्या होता है कि जब आप अपने पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में लाना चाह रहे हैं
लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विस्मरण कहते हैं। ठीक है, यानी विस्मरण क्या होता है कि जब आप पूर्व के अनुभवों को अपने अचेतन मन में लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, विस्मरण विधि होता है। और विस्मरण विधि के कारण क्या है, तो विस्मरण विधि के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला है कि नेचर ऑफ कंटेंट, यानी वस्तु का स्वरूप कैसा है, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु का स्वरूप जो है, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो क्या है, बोरिंग है, तो आप क्या करेगा, आप उसको याद करने का मन नहीं करेगा, बोरिंग है तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो चीज़ें क्या होंगी, अगर आप याद भी कर लेते हैं वो चीज़ें भूल जाएंगी, क्योंकि आप उसको प्रयास नहीं करेंगे, पूरे मन मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसी तरह मान लीजिए कोई यूजलेस चीज़ें हैं उसको, और कोई जटिल कॉन्सेप्ट है, कोई जटिल कॉन्सेप्ट भी क्या है, जल्दी भूल जाती हैं, क्योंकि उसको याद करने में हमें दिक्कत होता है। तो इसमें विस्मरण के कारण क्या क्या है, तो पहला है कि विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, ये है। दूसरा क्या है कि विषय वस्तु की सीमा, यानी विषय वस्तु की सीमा यानी कि अमाउंट ऑफ कंटेंट क्या है। अगर कोई टॉपिक, अगर छोटा टॉपिक है तो जल्दी याद होता है, अगर बड़ा टॉपिक है तो देर से याद होता है। यानी कि बड़े टॉपिक को याद करने में हमें समय ज़्यादा लगता है और छोटे टॉपिक हमसे जल्दी याद होते हैं। तो विषय वस्तु की सीमा भी विस्मरण का एक कारण है। और दूसरा है दोषपूर्ण विधि, यानी रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि हमारे जो याद करने का तरीका ही है वो गलत है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, विस्मरण के प्रकार में आता है। और आता है रुचि और ध्यान, यानी कि इंटरेस्ट और अटेंशन। मतलब आप कोई चीज़, मान लीजिए कोई कहानी आप पढ़ते हैं, जैसे कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो क्या आपको उसको एक एक लाइन आपको याद नहीं हो जाता। अगर आपसे पूछेगा, कोई पूछेगा कि यार इस कहानी में क्या हुआ था, तो आप तुरंत बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपका अटेंशन, जब जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आपका अटेंशन ज़्यादा रहेगा, यानी आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ चीज़ें एक बार में ही याद हो जाती हैं और आप जल्दी उसे भूलते नहीं हैं। तो क्या होता है, चौथा कारण होता है रुचि और ध्यान वाला। फिर होता है समय अवधान, यानी टाइम गैप। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज हमने पढ़ा, मान लीजिए आज हम आपको बाल मनोविज्ञान का ये 5वां वीडियो पढ़ा रहे हैं, ठीक। और इसके पहले जो हमने पहला वीडियो पढ़ाया है वो आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया, तो वो पहला वीडियो मैंने 1 महीना पहले पढ़ाया था, मतलब लगभग 1 महीना पहले। तो उसमें की चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, वो आप भूल गए होंगे, क्योंकि आपको याद करने के, पढ़ने और याद करने के बीच का समय अंतराल कितना है, बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ आज पढ़ते हैं, ठीक, तो पहले उसका कल एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको 7 दिन के अंदर एक बार रिवीजन करिए। तो इससे क्या होता है कि 80% चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो अभी मान लीजिए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है समय अवधान। समय अवधान में क्या होता है कि याद करने और रिकॉल करने के बीच के समय अंतराल ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, चीज़ें भूल जाती हैं। और छठवां होता है पुनरावृत्ति अभ्यास का अभाव, यानी कि हम उसे बार बार रिवीजन नहीं करते, इसलिए भी चीज़ें हमसे भूलती हैं, ठीक। फिर उसके बाद से आयु एवं बुद्धि, यानी आप एक एज के बाद क्या होता है कि हमारी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है। तो आयु और क्या होता है, बुद्धि का भी असर पड़ता है। और मान लीजिए कि आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस है तो भी आपका विस्मरण जल्दी होगा, आपको चीज़ें कम याद है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया, अब आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और आपका सुपर टेट की वैकेंसी आ गई, अब आपको पढ़ना भी है, तो आप क्या है, इमोशनली क्या है, इमोशनली डिस्टर्बेंस है। तो जब आप इमोशनली डिस्टर्बेंस है तो आप चीज़ों को, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा पढ़ाई में, और जब आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप याद की हुई चीज़ों को भूलते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। और मान लीजिए कि आप कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, मान लीजिए आपको कोई मानसिक रोग है, तो इस वजह से भी आपको क्या होगा, आपको किसी चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम होगी। और 10वां होता है मादक पदार्थों का सेवन, यानी मादक, जैसे कि मान लीजिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं, अगर मान लीजिए वो शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद वो जो हरकत करते हैं, जब वो शराब का नशा उनका उतरता है तो उन्हें याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या किया, मतलब शराब पीने के दौरान उन्होंने क्या क्या किया उन्हें याद नहीं रहता है। तो अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो भी आपको चीज़ों को याद करने में कठिनाई होगी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा मैं बाहर आके बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तो थोड़ा सा आज के वीडियो में आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्मरण की विधियाँ, ठीक। कितनी विधियाँ होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं, और विस्मरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो चीज़ हमने पढ़ा। तो पहला पढ़ा कि भाई वस्तु का स्वरूप
वस्तु विषय का स्वरूप, वस्तु विषय की समय सीमा, दोषपूर्ण विधि, रुचि और ध्यान में की कमी, समय अवधान यानी टाइम गैप ज़्यादा हो जाना, पुनरावृत्ति या अभ्यास का अभाव, आयु एवं बुद्धि, इमोशनल और डिस्टर्बेंस, मानसिक रोग और मादक पदार्थों का सेवन, इन सब चीज़ों के कारण भी हमारे विस्मरण में दिक्कत होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।